घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी निशा जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निशा है। मैं आसाम के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अब मैं घटना पर आती हूँ। यह बात कई साल पुरानी है, जब मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे, वार्ड बॉय का। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पापा बताते हैं, एक शाम वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरे पापा को सिगरेट पीने की आदत थी। पहले के ज़माने में लोग सिगरेट नहीं, बीड़ी ज़्यादा पीते थे, तो मेरे पापा भी बीड़ी पी रहे थे। और जब शाम में सब लोग बैठे हुए थे आसपास, कुछ 6 बजे के, तो मेरे पापा ने एक से कहा कि हॉस्पिटल में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बाकी के दोस्त वहीं पर बैठे रहे। पापा ने एक चक्कर लगा कर आया, लेकिन हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मुश्किल से 4-5 पेशेंट होंगे उस समय। पापा फिर से बाहर आकर बैठ गए। इन लोगों की जो ड्यूटी थी वो रात में 10:30 बजे ख़त्म होने वाली थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि उस हॉस्पिटल के आसपास कोई बस्ती नहीं थी और वहाँ से हमारा घर कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। वो हॉस्पिटल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो हॉस्पिटल बहुत सारी लोगों की लाशों के ऊपर बनाया गया है, या वो हॉस्पिटल शापित है। सच्चाई क्या है यह हमें आज तक नहीं पता चली। मेरे पापा 8:30-9 बजे के आसपास जब हॉस्पिटल के अंदर ही थे, तभी उन्हें एक बंद कमरे से आवाज़ आने लगी। पापा को लगा कि हो सकता है कोई अंदर गया होगा और रूम बंद हो गया होगा, शायद वो अंदर लॉक हो गया हो। पापा ने जाकर देखा तो वैसा कुछ भी नहीं था। पापा ने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं है। रूम बिल्कुल खाली पड़ा था, अंधेरा था और कई सालों से शायद वो कमरा बंद होगा, इस वजह से उस कमरे में कई सारी जगह पर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसा मानो सच में कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। पापा को वो कमरा देखकर थोड़ा डर भी लगा। पापा ने वो कमरा तुरंत ही बंद कर दिया। जैसे ही पापा वहां से और 2 कदम आगे बढ़े थे कि फिर से उसी कमरे में से किसी की आवाज़ आने लगी। पापा को लगा कि ये आवाज़ फिर से इसी कमरे में, अभी तो मैंने देखा कमरे में तो कोई नहीं था। पापा दोबारा गए और जाकर कमरा खोलकर देखा तो इस बार भी उस कमरे में कोई नहीं था। पापा ने इस बार उसी कमरे की दहलीज पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कौन है अंदर? अंदर कोई है क्या? लेकिन पापा को कोई जवाब नहीं आया। पापा जैसे ही दरवाज़ा बंद कर ही रहे थे, यानी आप ये समझ के चलो कि ऑलमोस्ट दरवाज़ा बंद हो चुका था, कि दोबारा अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि मानो किसी के पास अंदर बहुत सारे डॉक्टर के टूल्स रखे हो और वो उसके हाथ से कुछ गिर गए हो, या फिर वो आपस में ही उनको बजा रहा हो। जब पापा ने ये आवाज़ सुनी तो पापा ने एक झटके से दोबारा दरवाज़ा खोला और इस बार उन्होंने देखा कि सामने धुंधला सा एक आदमी दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में कुछ है। शायद वो डॉक्टर के टूल्स ही होंगे। तो पापा ने वहीं पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, आप यहाँ अंदर कैसे? और आप कौन है? वो आदमी 2 कदम आगे की ओर बढ़ा और जहाँ था वहीं पर रुक गया। पापा ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने अंदर अकेले जाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने वहीं से खड़े होकर अपने दोस्तों का आवाज़ लगाई, जो 2-3 कमरे छोड़कर बगल के कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। पापा ने दरवाजे को कड़ी लगा दिया और बाहर जाकर, यानी उस कमरे में जाकर अपने दोस्तों को बुला लाया। उनके दोस्त भी आए और इस बार जब कमरा खोलकर देखा गया तो अंदर कोई नहीं था। उनके दोस्त उनको ही चिल्लाने लगे, अरे तू भी कुछ भी बोलता है और पता नहीं क्या क्या। उनके दोस्त और पापा जाकर वापस वहीं पर बैठ गए, लेकिन पापा के मन में शक था ही अब भी। पापा कुछ समय के बाद फिर से उठे और उसी कमरे के पास आकर खड़े हुए तो फिर से अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी। पापा ने कमरे का दरवाज़ा खोला
तो पाया कि अब वो आदमी और ज्यादा करीब आकर खड़ा है, लेकिन अब भी वो बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से पापा उसको कुछ बोलते कि उससे पहले उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जो देखकर ये समझा कि ये किसी चीज को फेंक कर मार रहा है। पापा बताते हैं कि उन्हें दिखाई भी नहीं दिया, बस इतना दिखा कि उसने मारने का एक्शन किया और पापा नीचे झुक गए। जब पापा नीचे झुके तो पापा ने देखा कि उनके सर के ऊपर से कैंची, छुरी और डॉक्टर के वही बहुत सारे नोकीले जो टूल्स होते हैं वो सब ऊपर से गए और बाहर आकर गिरे। वो आवाज़ सुनकर सारे टूल्स के गिरने की उनके दोस्त जो कमरे में थे वो लोग भागकर आए। वो लोग पापा को देखकर कहने लगे, क्या कर रहा है यहाँ पे? पापा ने बताया उन लोगों को कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये अंदर कोई है। जो अंदर था उसी ने मेरे को फेंक कर मारा। वो सब के सब पापा का हाथ पकड़कर पापा को अंदर लेकर गए, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था। बिल्कुल खाली कमरा पड़ा हुआ था। पापा के जो दोस्त थे उन्होंने पापा से कहा, यार तू पागल हो गया? बार बार कह रहा है कि अंदर कोई है, अंदर कोई है, ये तूने ही किया होगा। पापा उन लोगों को यकीन दिलाते कि उससे पहले वो लोग गुस्से में आकर बाहर से वो सारे सामान को उठाने लगे और पापा से कहने लगे, तू क्या कर रहा है खड़े होकर? चलाकर सामान उठा और इसे रखते हैं। फिर पापा ने और उन लोगों ने मिलकर वो सामान को उठाया और ले जाकर रख दिया। लेकिन पापा के मन में अब भी था कि उन्होंने वहां पर किसी को देखा हुआ था। जब सभी लोग जाने लगे तभी एक डॉक्टर ने आकर पापा से कहा कि आज रात में जिसकी यहाँ पर ड्यूटी थी, यानी कि जो वार्ड बॉयज यहाँ पर होने वाले थे, उनमें से एक नहीं आ पाएगा, तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको कल छुट्टी मिल जाएगी। पापा ने सोचा कि अच्छा है, पूरा एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। पापा ने हाँ कर दी और वो वहीं पर रुक गए। रात में 2 वार्ड बॉय की वहाँ पर ड्यूटी थी। पापा और उनके साथ में एक दूसरा आदमी था। वो आदमी तो रात में ड्यूटी पर आया और बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद सो गया। लेकिन पापा के मन में अब भी उसी कमरे को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। पापा उठे और पापा एक बार फिर से उस कमरे के पास से गुजरे तो उन्होंने फिर से अंदर से आवाज़ सुनी। पापा ने आवाज़ देकर उस आदमी को बुलवाया और नाइट ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे उन्हें भी बुलवाया और उनको सारी बात बताई। जो डॉक्टर थे वो पापा को चिल्लाने लगे कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस कमरे को खोलकर देखने की कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। पापा ने उनसे बहुत पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगे जो कमरे बंद है उन्हें बंद ही रहने दो। पापा ने भी सोचा कि होगा कुछ ना कुछ और वो वहाँ से लौट कर आ गए। कुछ समय के बाद पापा की आंख लग गई वहीं पर बाहर बैठे बैठे, क्योंकि वैसे भी मेरे पापा पूरे दिन के थके हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद पापा ने देखा कि वही कमरे का दरवाज़ा खोला। उसमें से एक आदमी निकला जिसके हाथ में छुरी, चाकू और कैंची और पता नहीं क्या क्या सामान था। उसने पापा को वहीं से खड़े होकर फेंक कर मारा। वो सारी चीज़ पापा के अंग के आर पार होकर गुजर गई। पापा का शरीर पूरा खून में नहा चुका था और इसी वजह से पापा की घबराहट के मारे आंख खुल गई। जब मेरे पापा की आंख खुली तो पापा पसीने में पूरा नहा चुके थे। पापा एकदम से उठे और उठकर अपने साथ वाले वार्ड बॉय को देखा तो पाया कि वो तो जमीन पर चादर डालकर सो रहा है। मन ही मन वो सोचने लगे कि ये भी कैसा है, ड्यूटी पर है और चादर डालकर सो रहा है, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ये तो ऐसा सो रहा है। पापा ने सोचा कि एक बार सारे पेशेंट्स को देख लेता हूँ, कभी किसी को अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। पापा पेशेंट्स को देखकर जब लौट रहे थे तब उस कमरे के पास से गुजरे। फिर से उन्हें अंदर से आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ टूल्स की नहीं थी, बल्कि आवाज़ ऐसी थी कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है और उन्हें अंदर आने के लिए कह रहा है। पापा डरते डरते दरवाज़ा खोले और अंदर जब झांक कर देखा तो पाया कि अंदर एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा उसने अपने हाथ में पकड़ कर रखा है, यानी कि धड़ के ऊपर सर था ही नहीं। उसका सर तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसका जो सर था उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, बुरी तरह से कटा हुआ फटा हुआ था। मानो यूं लग रहा था कि जैसा अभी अभी किसी ने उसको वैसा ही मारा हो। पापा जोर से वहीं पर चीख लगाए और बेहोश होकर गिर गए। पापा की चीख सुनकर वहां पर वो वार्ड बॉय और डॉक्टर जो भी नाइट ड्यूटी पर था वो सब लोग वहां पर जमा हुए।
फिर पापा को वहाँ से उठाकर ले जाया गया। पापा का ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद पापा को 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। पापा जब वो 1 हफ्ता अभी घर पर थे तो बस यही सोचते थे कि जो मैंने देखा क्या वो सच है। फिर 1 हफ्ते के बाद जब उन्होंने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की तो उन्हें वहां जाने के बाद पता चला कि नाइट ड्यूटी पर जो दूसरा वार्ड बॉय था उसके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने चीखा और बेहोश हो गया। सारे ही लोग पापा से सवाल कर रहे थे कि ऐसा आपने क्या देखा जो आप बेहोश हो गए। पापा ने जब उन लोगों को सच्चाई बताई तो उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पापा ने उसी दिन वहां पर अपना रेजिग्नेशन डाला, क्योंकि पापा जानते थे कि अगर मैं और यहाँ पर रुका और अगर उस आत्मा को या उस भूत को मौका मिला तो इस बार वो मुझे जान से मार देगी और इस बार वो ये मौका छोड़ेगी नहीं। इसीलिए पापा उसी समय उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ईशू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये घटना कई साल पुरानी है, जब मेरी उम्र कुछ 10 या 12 साल की होगी। तब हम लोग अपने नए घर पर शिफ्ट हो रहे थे। हमारा नया घर काफ़ी बड़ा और अच्छा था। मैं एक बहुत ज़्यादा खुश था। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। हम 4 लोग उस बड़े से घर में शिफ्ट हुए। वो घर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का था और वैसे ही रो हाउसेस और भी आसपास थे, शायद 8 या 10 होंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बाकी के जितने रो हाउस थे वो सब खाली थे, किसी में भी कोई नहीं रहता था। हम शायद वहाँ पर पहले थे जो हम वहाँ पर गए होंगे, या हो सकता है कि हमारे से पहले भी लोग आए होंगे, लेकिन वो लोग चले गए होंगे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने पापा से कहा कि पापा, इतना बड़ा घर सिर्फ 4 लोग के लिए, अभी तक तो हम एक छोटे से घर में रहते थे, फिर आपने अचानक इतना बड़ा घर क्यों ले लिया। पापा कहने लगे मुस्कुराकर कि बेटा, ये घर हमें सस्ता और अच्छा मिल गया और बढ़िया दाम पर मिला, इसीलिए मैंने इस घर को खरीद लिया। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि घर के बाहर बड़ा सा आंगन था जहाँ हमें खेलने के लिए जगह भी थी। शुरू के 2-4 दिन तो सफाई करने में चले गए। जो मेरा कमरा था उसमें काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे और पुरानी सूखी पत्तियाँ थी और दीवारों का जो कलर था वो भी काला पड़ चुका था। हम लोगों ने उस घर में अच्छे से सफाई करवाई, उसके बाद पेंट करवाया। फिर हम लोग वहाँ पर रहने लगे। अभी हमें रहने के लिए कुछ 10 या 12 दिन ही वहाँ पर हुए थे कि एक रात ज़ोरों से बारिश होने लगी। शायद 10 बज रहे होंगे और बारिश की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। जब मैं उठकर अपने आसपास देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अगर वहाँ कोई नहीं था तो मेरे कमरे की खिड़की किसने खोला था? मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और इसी कारण मुझे वो बारिश की आवाज़ भी आ रही थी और कुछ वो बारिश के छींटे मेरे मुंह पर भी आ रहे थे। मैं उठा और जाकर अपने कमरे को देखने लगा कि हो सकता है मम्मी आए हो, मम्मी ने खिड़की खोल दी हो। मैंने खिड़की को बंद किया और दोबारा सो गया। उसके कुछ समय के बाद फिर से एक ज़ोर की आवाज़ के साथ मेरी आँख खुली। वो आवाज़ बिजली कड़कने की थी। जब मैं इस बार फिर उठा तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की अब भी दोबारा खुली हुई थी। मैंने खिड़की को बंद किया और जैसे ही अपने बेड पर लेटने लगा तो मैंने देखा कि सामने जो मेरा स्टडी टेबल था उस पर कोई अपने सर को टेबल पर रख कर बैठा हुआ था और वो मेरी ओर ही देख रहा था। मैं वो देखकर घबरा गया। मैंने तुरंत ही वहाँ पर आवाज़ लगाई मेरे छोटे भाई को, तू है क्या? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कमरे में लाइट भी नहीं थी और मैं भी वहाँ पर खड़ा था कि बिजली दोबारा कड़की। जब बिजली कड़की तो उसकी लाइट में मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक शक्ल वाला एक आदमी वहाँ पर बैठा था, जिसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे जैसे बाल लगे हुए थे। उसके 2 साइड के नुकीले दांत उसके होठ को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे और उसका मुंह बिल्कुल लाल था, जैसा अभी अभी उसने खून पिया हो। उसके हाथ के नाखून भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मैं बस इतना ही देखकर डर गया और ज़ोरों से मम्मी पापा को चिल्लाने लगा। अगले ही कुछ पल में मम्मी और पापा दरवाजे पर नॉक कर रहे थे। मैंने वो दरवाजे को लॉक करके रखा था।
अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आदमी को या उस आत्मा को क्रॉस करके मैं जाके दरवाज़ा खोलूं और अपने मम्मी पापा को अंदर ला सकूं। इसीलिए मैं वहीं खड़े होकर ज़ोरों से चिल्ला रहा था। तभी मेरे पापा पूछ रहे थे कि दरवाज़ा तो खोल। मैंने अंदर से आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मेरे मम्मी पापा उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर में उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आए तो वो जो वहाँ पर भूत बैठा हुआ था वो एकदम से कहीं गायब हो गया। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पापा कमरे में घुसते साथ मुझे चिल्लाने लगे कि तू वहीं खड़ा है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तेरी वजह से हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना पड़ा। मैं क्या कहता, मैं तो खुद वहाँ पर रोता हुआ खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। वो बारिश की ठंड रात में भी मैं डर से काँप रहा था और पसीने जा रहे थे। पापा मेरे पास आए और दोबारा वो कुछ बोलते कि उससे पहले मम्मी ने आकर मुझे अपने से गले लगा लिया। मैं बस रो रहा था और मम्मी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो क्यों रो रहा है? बुरा सपना देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने सपना नहीं, मैंने सच में कुछ देखा। फिर मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई तो मम्मी मुझसे कहने लगे कि इसमें रोने की कोई बात नहीं, ज़रूर तूने कोई सपना देखा होगा, तू डर गया है, सो जा। मैंने कहा कि मम्मी मैंने सपना नहीं देखा, मैंने सच में देखा। अब उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे बहुत समझाया, जिसके बाद मुझे मानना पड़ा कि वो सपना था। मेरी एज भी छोटी थी, 10-12 साल के आसपास का शायद मैं तभी था। मैं फिर से जाकर सो गया। इस बार भी जब मैं सोया तो मैंने किसी की आहट अपने कमरे में महसूस की, जैसा कि कोई एक जगह से दूसरी जगह टहल रहा है और ऐसा लग रहा था जैसा कि एक शेर अपने शिकार को देखकर एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, वैसे ही कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। मैंने जब धीरे से अपने चेहरे पर से उस चादर को हटाया और आंख खोलकर देखा तो ये मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे कुछ परछाई सी नज़र आ रही थी जो एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी और फिर वो परछाई उठकर एकदम से मेरे बाजू में आकर बैठ गई। मैं उसे अब भी अपनी खुली आंखों से देख पा रहा था। मैं इससे पहले जोर से चीख लगा था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे मुंह को उसने दबा दिया। मैं चिल्ला तो नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से मम्मी, जो कि अभी मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़े थे, वो कमरे में घुस आए, ये देखने के लिए कि मैं जागा हूँ या नहीं। मेरे हाथ तो खुले थे, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मैंने अपने हाथ को ऊपर किया। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि फिर से वो आदमी कहीं गायब हो गया और मेरी सांस में सांस आई। मैं उठकर बैठा और मैं ज़ोर से हाँफने लगा। मम्मी कहने लगे क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा कि मम्मी मैंने फिर से देखा, वो मेरे बाजू में आकर बैठा था और मैं चिल्लाऊं नहीं इसीलिए उसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। मम्मी कहने लगे तू डर गया है, एक काम कर, आज तू हमारे साथ चलकर हमारे कमरे में सो। मैं मम्मी के साथ उनके कमरे में चला गया और फिर रात में मुझे अच्छे से कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठकर अपने स्कूल गया और वहाँ से वापस आया तो मुझे इस बार अपने कमरे में जाने के लिए भी डर लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई को लिया और उसके साथ अपने कमरे में गया। मेरा कुछ सामान था, मुझे वो भी लेना था। मैंने सामान लिया और एकदम से तुरंत ही बाहर निकल कर आ गया। उसके बाद में हम पूरा दिन तो पढ़ाई में और खेलने कूदने में बिजी थे, लेकिन जब रात हुई और मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि आज तो नहीं डरेगा ना। मैं पीछे पलटकर अपनी मम्मी को देखने लगा और कहने लगा कि मम्मी मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। मम्मी ने कहा कि अगर डर लग रहा है तो आज भी यहीं सो जा हमारे पास। लेकिन मेरे पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो मम्मी से कहने लगे कि अगर वो अब भी डरेगा तो उसके दिल का डर कब खत्म होगा, उसे अकेले सोने दे, मेरा बहादुर बेटा है। पापा ने तारीफ करते हुए मुझे वहाँ कमरे में जाने का इशारा दे रखा था, इसीलिए मैं दोबारा अपने कमरे में गया। मैं कमरे में डरते डरते गया था। जब मैं इस बार कमरे को अच्छे से देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मैं एक झटके से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, ये सोचकर कि कोई भूत प्रेत वापस कमरे में ना आ जाए, और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब मैं लेटा तब ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पर हाथ रखा है।
और उसके हाथ पर काफ़ी सारे बाल हैं नोकीले, जो मुझे चुभ रहे थे। मैंने दोबारा अपनी चादर हटाकर देखा तो पाया कि वही दानव मेरे बाजू में लेटा हुआ था और मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस बार मुझे फिर से चिल्लाना है या चुपचाप सो जाना है, या ये अब भी मेरा सपना ही है। तब मुझे याद आया कि आज स्कूल में जब मैं अपने दोस्त को ये सारी घटना बता रहा था, तब उसने मुझे बताया कि ऐसी सब घटनाएं आसपास होते रहती है। हमारे भी घर में और फैमिली में ऐसी घटनाएं घट चुकी है। जब मैंने उससे पूछा था कि अगर ऐसी घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसने कहा कि कुछ नहीं, सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं वहीं पर लेटे लेटे भगवान का नाम मन में भी लेने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगा कि अगले ही पल में वो शैतान या वो दानव एकदम से वहाँ कहीं गायब हो गया हो। मैं उठकर देखा, मन ही मन मुस्कुराने लगा। उस दिन ये बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे कोई भी शैतान भूत प्रेत हो, लेकिन ये सब के लिए भगवान का नाम ही काफ़ी होता है। फिर मैं आराम से सो गया। उसके बाद भी कई दिन तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। कई बार मैं उस शैतान को अपने आसपास देखता और मैं भगवान का नाम लेता, उसके बाद वो चला जाता। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ 10 या 15 दिन तक तो यही चलता रहा। हो सकता है उस भूत को या शैतान को समझ में आ गया हो कि जब भी मैं इसके पास जाता हूँ तो ये भगवान का नाम लेता है और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए अब वो मेरी मम्मी को तंग करने लगा। मेरे पापा ऑफिस से शाम में 7 बजे तो कभी रात के 9 बजे तक आते थे। डिपेंड करता था कि उनकी ऑफिस में काम कितना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक शाम मैं और मेरा जो छोटा भाई था, हम दोनों ही अपनी नानी के घर पर गए हुए थे। मेरे मामा हम लोगों को लेने आए हुए थे। घर पर मम्मी अकेले थे और पापा को भी उस दिन ऑफिस से आने में लेट हो गया। जब पापा घर में घुसे तब मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। पापा ने मम्मी को उठाया। मम्मी को उठाकर कहने लगी, क्या हुआ तुझे? मम्मी उठते साथ चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। जो दानव या जो शैतान को मैंने देखा था, सेम मम्मी ने भी उसी को देखा था। मम्मी उठते साथ कहने लगी कि जब आज मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो वहां पर मैंने उसी शैतान को देखा जिसके बारे में हमें अपना बेटा बता रहा था, और वो शैतान मुझे ही घूर कर देख रहा था, जैसा मुझ पर हमला कर कर वो मुझे खा जाएगा। पापा ने ये बात सुनी। फिर पापा को भी कहीं समझ में आई कि दोनों लोगों ने एक जैसा ही कुछ देखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने आसपास के लोगों से पता किया तो उन लोगों का कहना ये था कि ये जितने भी रो हाउस है ये सब भूतिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आकर रहता नहीं। जिन्होंने घर खरीद भी रखा है वो भी कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसे हुए हैं। पापा ने मम्मी से कहा कि हम लोग अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, और पापा को ऑफिस से जो फ्लैट मिला हुआ था हम फिर से उसी घर में जाकर रहने लगे। फिर कई टाइम के बाद, शायद 10-12 साल गुजर जाने के बाद, धीरे धीरे वो एरिया जब डेवलप्ड हुआ तो पता नहीं कैसे अपने आप ही वहां से वो भूत प्रेत कहीं गायब हो गए, और फिर हम लोगों ने उस घर को बेच दिया, जिसकी हम लोगों को अच्छी कीमत भी मिली। तो दोस्तों, ये थी यीशु की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाजेब बेग की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाजेब है और मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह आज भी डेवलप नहीं हुई है। वैसे तो हमारा देश काफ़ी अच्छी तरक्की कर चुका है, फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डेवलपमेंट होना बाकी है। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। कई साल पुरानी घटना है ये। उस समय ऐसा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बसेस हुआ करती थी वो सिर्फ मेन रोड पर ही चलती थी। जैसा मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है या किसी के गांव जाना है तो आपको बस अपने गांव से पैदल बाहर निकलकर मेन रोड से पकड़नी होती थी, और वहां से वो बस आगे चलती थी जो कि मेन रोड पर ही छोड़ती थी। फिर वहां से अगर आपको टांगा मिल जाए तो उसमें बैठकर आप अपने गांव के लिए जा सकते थे, या फिर पैदल। मेरे पिताजी बताते हैं कि उस समय भी ऐसे ही हुआ। मैं एक दोस्त के गांव जाने के लिए कुछ दोपहर के 2:30 या 3 बजे निकला। मैं पहुंचने तो वैसे 5 बजे वाला था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। उसे बनाने में काफ़ी समय लग गया।
और सभी यात्री जो बस के थे वो अंदर बस में ही बैठे हुए थे। 7:30 बजे के आसपास मुझे उस बस ने वहाँ पर उतारा जहाँ पर मुझे जाना था। वहाँ उतरने के बाद मैंने देखा कि अभी तो बहुत सारा रास्ता पैदल चलना है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, ठंडी का मौसम चल रहा था, तो टांगे वाले भी वहाँ से जा चुके थे, कोई वहाँ पर नहीं था। मैं वहाँ से ये सोचने लगा कि अभी 1.5-2 किलोमीटर चलना है, यानी काफ़ी लंबा रास्ता है। पास में एक शॉर्टकट वाला रास्ता भी था जो जंगल के बीच में से होकर गुजरता था, और वहाँ से वो कुछ आधा 1 किलोमीटर ही रास्ता पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी रास्ते से अपने दोस्त के पास चला जाऊँ। मैं वैसे ही किया, उस रास्ते से गुजरने लगा। तो जैसे ही मैं उस जंगल के अंदर घुसा, मुझे बहुत सारे कुत्तों की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो कुत्ते बहुत भयानक तरीके से रो रहे थे, और जंगल में जो रात के समय आवाज़ें गूंजती है, जो जंगली जानवरों की होती है, वैसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा डरावना माहौल था। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता जा रहा था कि कुछ समय चलने के बाद मैंने सामने कोहरे में किसी को देखा जो बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इतना समझ में आया कि वो रास्ते पर बैठा हुआ है। जब मैं और करीब गया तो देखा कि वो कुछ खा रहा है। मैं जल्दी जल्दी उसके करीब जाने लगा, ये देखकर कि इस समय यहाँ पर, वो भी ऐसे ठंड में बैठकर, कौन खा रहा है। जब मैं और करीब गया तो उसके लंबे बालों से यूं पता चला कि वो एक औरत है। वो औरत ज़मीन पर कुछ रखा हुआ था जिसमें से कुछ नोच नोच कर वो खा रही थी। जब मैं उसके एकदम नज़दीक गया, लगभग 20 कदम की दूरी पर से, मैंने देखा कि वो औरत एक मरा हुआ जानवर नोच कर खा रही थी, और उस जानवर का खून पूरा रास्ते पर बिखरा पड़ा था, जिससे ये समझ में आया कि इस जानवर को भी इसी औरत ने अभी ही मारा है। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया, और मैं परेशान हो गया कि इस औरत को यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ देख रहा हूँ। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसीलिए तुरंत वहीं पर खड़े होकर आवाज़ लगाई कि आप कौन हैं? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, बस वो खाने में एकदम ज़्यादा बिजी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नज़दीक जाकर उससे कुछ बोलना होगा। मैं और नज़दीक गया। मैंने जाकर दोबारा चिल्लाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने पास में पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पर फेंक कर मारा, और जैसे ही मैंने वो पत्थर फेंक कर मारा, उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। वो एकदम ज़्यादा गुस्से में मुझे घूर कर देख रही थी, जैसा मानो कि अभी वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो मुझे देखकर भयानक सी हंसी हंसने लगी। जब वो हंस रही थी तब उसके होंठ दोनों साइड के दोनों कानों तक पहुंच रहे थे, और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके दांत कम से कम 1-1 इंच जितने लंबे और नुकीले थे। उसके हाथों पर अब भी वही जानवर का खून लगा हुआ था। वो मुझे देखी और मेरी ओर आगे बढ़ने लगी। वो जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रही थी, मैं ठीक वैसा वैसा पीछे होता जा रहा था। मुझे अब अपनी जान का डर लग रहा था। मन ही मन ये सोच रहा था कि ये कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, और इसी चक्कर में मैं वहाँ से पीछे होकर अपनी जान बचाना चाह रहा था। फिर वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और मानो मेरे पैर पता नहीं कैसे वहीं पर जम गए। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। डर के वजह से मैं कांप तो रहा था, और यूं लग रहा था जैसा मेरा शरीर का खून पूरा सूख चुका है। वो मेरे पास आकर मुझे सूंघने लगी, और फिर उसने मुझे देखते हुए कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा जाड़ी थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है। फिर उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसे धीरे धीरे घुमाने लगी, यानी मोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा वो मेरा हाथ मोड़कर या घुमाकर उसे उखाड़ कर खा जाएगी। मैं अपने हाथ को उसके पास से बचाने की या उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी। जैसा जैसा मुझे दर्द हो रहा था, मैं वैसा वैसा ज़ोरों से चिल्लाने लगा, और फिर एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब उसने मेरा हाथ छोड़ा और मैं उसे देखने लगा, तभी मुझे किसी की बात करने की आवाज़ें सुनाई दी।
और यूं लग रहा था जैसा कि कोई पीछे से चलकर मेरी ओर आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दूर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। शायद वो 2 या 3 लोग थे जो कि चलते हुए मेरे ही पास आ रहे थे, या हो सकता है कि वो लोग वहां से गुजर रहे होंगे। मैं अब भी दर्द से चिल्ला रहा था। वो लोग मेरे पास आकर खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आप यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से चिल्ला रहे हो? उनमें से एक कहने लगा कि आप तो हमारे गांव के लगते भी नहीं हो। मैंने फिर कहा कि हाँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इस गांव से आया हुआ हूँ। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलो। मैं उन लोगों के साथ जुड़ गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि फिर से मुझे वो औरत रास्ते के दाईं ओर दिखाई दी जो कि एक पेड़ के पास खड़ी हुई थी। मैंने उन लोगों से कहा कि देखो वही औरत है, और मैं ये बोलकर एकदम से घबराने लगा। वो लोग मुझसे कहने लगे कि अब आपको डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना, वो आपके करीब भी नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तब उन लोगों ने बताया कि वो एक आदमखोर डायन है जो लोगों को पकड़कर मार डालती है और फिर उनका मांस खा जाती है। उन लोगों का कहना यह भी था कि अगर इंसान न मिले तो वो जंगली जानवरों पर ही अपना गुजारा कर लेती है। कुछ ही देर में बात करते करते हम सभी लोग उस गांव तक पहुंच गए। गांव जाने के बाद जब मैंने अपने दोस्त को यह घटना बताई तो वो भी मुझे चिल्लाने लगा। कहने लगा कि अगली बार जब भी तू आए और कितना भी लेट हो जाए, वो जंगल वाला शॉर्टकट नहीं मारना, मेरे पास पूरे अच्छे वाले रास्ते से ही आना। क्योंकि उसका भी कहना यह था कि उस डायन को उस गांव में बहुत सारे लोगों ने देखने का दावा किया है, और कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए जिनकी लाश आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शुभोजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभोजीत है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो फिशिंग का है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो घटना कुछ ऐसी ही है, और ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। पापा बताते हैं कि वैसे तो हम लोग रोज़ाना सुबह जल्दी निकल जाते थे फिशिंग के लिए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि रात में चलकर फिशिंग करेंगे और बोट को रात में ही पानी में उतार देंगे। जब रात में हम लोग फिशिंग करने के लिए गए, यानी मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त, तो उन्होंने देखा कि समंदर में जाने के बाद आज कुछ अजीब सा लग रहा है। बोट भी बराबर से नहीं चल रही है। पहले तो उन्हें ये समझ में आया कि हो सकता है बोट खराब हो गई हो इसी वजह से, लेकिन अगले ही कुछ पल में उन्हें बोट के निचली हिस्से में से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें शायद इंजन की थी। तभी उनका दोस्त कहने लगा कि इंजन में कुछ खराबी है, मैं जाकर एक बार देखता हूँ। और ये बात तब पता चली जब तक कि वो लोग समंदर के अंदर उतर चुके थे। दोस्त उनका ऊपर आकर कहने लगा कि ऐसा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक दूसरे ने कहा कि एक काम करते हैं, दोबारा चलते हैं, इस बार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो दोनों ही नीचे जाकर देखने लगे। उन्हें नीचे कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल जैसा कि कोई लाश वहाँ पर पड़ी हो। मेरे पापा को फिर उन लोगों ने आवाज़ लगाया। मेरे पापा नीचे गए, जाकर देखने लगे। मेरे पापा ने बताया कि स्मेल तो आ रही है, लेकिन कुछ खराबी समझ में नहीं आ रही कि इंजन में कहाँ पर क्या फॉल्ट आया है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि ऐसा लगा उस बोट को किसी ने ज़ोर से टक्कर मारी हो। पापा और उनके दोस्त तुरंत ऊपर आकर बाहर देखने लगे, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। दोबारा फिर ऐसा लगा कि जैसा कि बोट को किसी ने टक्कर मारी हो। पापा कहने लगे कि यार ये आवाज़ें तो आ रही है, लेकिन ये टक्कर मार कौन रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनका दोस्त कहने लगा कि हो सकता है कोई बड़ी मछली नीचे बोट के गुजर रही होगी। पापा ने कहा कि अगर गुजरती है तो उसका कुछ एहसास अलग होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कोई बोट को जानबूझकर धक्का दे रहा है। शायद वो बोट को पलट देना चाहता है और हमारी जान को जोखिम भी है। पापा ने और उनके दोस्तों ने बोट के चारों ओर फिर से एक बार नज़र दौड़ाई और पाया कि कुछ नहीं था। वो लोग बैठे ही थे कि एक आवाज़ इंजन के रूम से आने लगी। वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी थी,
जैसा कि मानो आपस में दो लोग तालियां बजा रहे हो। पापा और उनके दोनों दोस्त तुरंत नीचे वापस गए और इंजन में जाकर देखने लगे, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। वो आवाजें भी किस चीज की थी वो भी उन्हें समझ में नहीं आया। फिर पापा और उनके दोस्त ऊपर आ गए। अब उन्होंने देखा कि उनकी बोट में एक लाश पड़ी हुई है जो कि सड़ी और गली हुई थी। उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि कई समय से ये पानी में डूबी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि उस लाश को बोट में कौन डालकर चला गया। जब पापा और उनके दोनों दोस्तों ने ये देखा तो वो वहीं पर खड़े खड़े दंग रह गए कि लाश कैसे आ गई। और फिर उनका दोस्त कहने लगा कि एक काम करते हैं, इस लाश को दोबारा पानी में डाल देते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। पापा और उनके दोनों दोस्त उस लाश के पास गए और उसे उठाकर पानी में डालने लगे, लेकिन वो लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि वो उठ ही नहीं रही थी, बल्कि यूं कहिए कि वो वहां से हिल ही नहीं रही थी। पापा कहने लगे कि ज्यादा पानी इसकी बॉडी में चला गया है, शायद इस वजह से ये उठ ही नहीं रही। वो तीनों ही पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी वो लाश अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। फिर पापा कहने लगे कि एक काम करते हैं कि हम इस लाश को जाल में उठाकर बाहर फेंकते हैं, उससे थोड़ी आसानी होगी। तभी ही पापा के 2 दोस्तों ने कहा कि लाश हिल ही नहीं रही, हम इसे जाल में डालेंगे कैसा। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके एक दोस्त ने आइडिया दिया और फिर वही आइडिया लगाकर वो लोगों ने उस लाश को बोट से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम अभी इसी वक्त तुरंत घर पर चलते हैं। नाव को मोड़ा ही था कि दोबारा ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ बड़ी सी नाव से टकरा रही है। जब पानी में देखा तो पाया कि वही लाश थी जो बोट से टकरा रही है, लेकिन इस लाश में इतनी ताकत कहाँ कि जब भी ये बोट से टकरा रही है ऐसा लग रहा था कि जैसा वो बोट को पलट देना चाहती हो। पापा ने कहा अपने दोस्त को चिल्लाते हुए, तू जल्दी इंजन चालू कर और यहाँ से निकलते हैं। उसने इंजन चालू करके वहाँ से बोट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दोस्तों अजीब बात ये थी कि वो लाश भी पानी के ऊपर तैरते तैरते बोट के पीछे आ रही थी। मेरे पापा बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे ये देखकर कि मानो अब हम एक चीज़ समझ चुके थे कि आज हमारी मौत पक्की है अगर हम किनारे तक नहीं पहुँचे। बोट को फुल स्पीड में भगाने के बाद भी वो लाश तेज़ी से उनके पीछे ही तैरती हुई आ रही थी। इतनी तेज़ी से पापा बताते हैं कि शायद मछली भी नहीं तैर सके, जितनी तेज़ी से वो लाश हमारे पीछे तैर रही थी। फिर पापा बताते हैं कि जैसा तैसा हम किनारे तक तो पहुंच गए। उसके बाद नाव से उतर के हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह में जब मेरे पापा अपने दोस्त के घर पर गए तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। पापा ने उसे दिलासा दिया और कहने लगे कि कल रात में जो भी हुआ हो सकता है तो इस वजह से डर गया होगा। और पापा उसे समझाने लगे। जब पापा उसे समझा रहे थे तो पास में उसकी पत्नी भी खड़ी थी। तभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी वहां से हिली और पापा भी उठकर घर आने के लिए वहां से खड़े हुए कि तभी उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और इशारे में कहा कि बैठ। पापा दोबारा वहां पर बैठ गए। फिर वो कहने लगा कि तुझे पता है कल रात में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उससे बुरा मेरे साथ अब हो रहा है। पापा ने कहा तेरे साथ क्या हो रहा है? वो कहने लगा कि मुझे हर वक्त यूं महसूस हो रहा है जैसा कि वो लाश मेरे पास में ही है और वो लाश की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पापा ने कहा अरे ये सब तेरा वहम होगा। वो कहने लगा वहम नहीं है, मुझे वही गंध अब भी आ रही है और बार बार मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि एक आदमी को पानी में डूबने के बाद सांस नहीं ली जाती। पापा को वो ये सब कह ही रहा था कि फिर से उसकी पत्नी आकर वहां पीछे खड़ी हो गई। जब उसकी पत्नी आकर खड़ी हुई तब एकाएक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पापा को देखकर कहने लगा तू जा, मैं मिलता हूँ तुझे बाद में। पापा उठे, उसकी पत्नी से कहा कि आप इसका ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। लेकिन इस बार जब पापा निकलने लगे तब उसकी पत्नी का रूप कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पापा को लगा ही कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने मन में ये सोचा कि हो सकता है दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा हो, इस वजह से
ये थोड़ी गुस्से में लग रही है। पापा तुरंत वहां से अपने घर नहीं गए, बल्कि उनके तीसरे दोस्त के घर पर गए और जाकर उसे सारी बात बताई। तो पापा का दोस्त कहने लगा, यार देख, जहाँ तक मैं ये सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ, हो ना हो, वो आत्मा कल हमारे ही साथ आई है। अब हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे ये सब पर इतना विश्वास नहीं है। वो कहने लगा कि तू विश्वास कर या मत कर, जो चीज़ होती है वो होती है। उसके बाद में वो पापा को लेकर किसी आदमी के पास गया और वहाँ से उस आदमी को सारी चीज़ बताकर अपने दोस्त के घर पर ले आया। जब अपने दोस्त के घर पर ले आया और दरवाज़ा खटखटा रहा था, तब मेरे पापा बताते हैं कि हम लोगों ने अंदर से आवाज़ सुनी थी कि मेरा दोस्त अंदर चीख रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन वो क्यों चीख रहा था वो समझ में नहीं आया। 10-15 मिनट तक हम बाहर यूं ही खड़े रहे। जब लगा कि अंदर कुछ आवाज़ें अब ज़्यादा आ रही है, तो हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने का सोचा। गांव के घर के दरवाजे एक ही धक्के में टूट जाते हैं। पापा लोग उस दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर गए, तो पापा ने देखा कि उनके दोस्त की पत्नी उनके दोस्त का गला घोट रही है और उसे मार देना चाहती है। यही नहीं, वो बड़े बड़े नाखूनों से उनके दोस्त के शरीर पर निशान बना रही थी। शायद कुछ लिखना चाह रही थी या उसे चोट पहुंचाना चाह रही थी। वो जो आदमी को लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे थे, उस आदमी ने जलती हुई एक माचिस की तीली उस औरत पर फेंकी, जिसके बाद वो चीखते हुए वहां से एकदम भागी और दीवार से टकराकर गिर गई। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गई। पापा ने कहा, ये क्या था? उस आदमी ने सभी लोगों को बस चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने एक वहीं पर बड़ी सी आंख जलाई और चारों ओर एक घेरा बनाकर उसकी पत्नी को उस घेरे में डाल दिया। फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ ये क्या था, और वो कुछ तंत्र मंत्र बोलने लगा। आधे घंटे के बाद जब उसकी पत्नी को होश आया, तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो पापा से कहने लगा कि कुछ चीज़ें नहीं जानने में ही तुम लोगों की भलाई है। अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा बताते हैं कि उस घटना के बाद हम लोग काफ़ी डर चुके थे, तो कुछ 3 महीने तक तो हम फिशिंग करना ही छोड़ चुके थे। और उसके बाद जब हम फिशिंग करना शुरू किए, तब अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं जाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।